शुरू में इस पोर्शनिंग हमने की रिटेनिंग वाल की, साइज हमने फाइनल किया, फिर उसके बाद हमने इसमें डिफरेंट स्टेबिलिटी चेक्स किए, जैसे ओवरटर्निंग का चेक हमने किया और सॉइल प्रेशर चेक किया और स्टेबिलिटी अगेंस्ट स्लाइडिंग हमने कैलकुलेट की। तो स्लाइडिंग में ये जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर हमने की प्रोवाइड की। की प्रोवाइड करने के बाद फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से एक्सीड कर गया। उसके बाद सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, जिसमें हमने इसकी डिटेलिंग करनी होती है, यानी डिज़ाइन ऑफ वॉल एंड स्टिम। वॉल और स्टिम एक ही बात है। तो मेन रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करने के लिए हमने बॉटम ऑफ वॉल पे मैक्सिमम मूवमेंट निकाला, इस मूवमेंट के अगेंस्ट फिर आर एन और रो स्टील एरिया की वैल्यू कैलकुलेट की, और इस स्टील को फिर मिनिमम स्टील एरिया के साथ कंपेयर किया, और स्टील हमने प्रोवाइड किया नंबर 8 एट द रेट ऑफ 7 इन सेंटर टू सेंटर। तो बजाय ये कि पूरी स्टीम में यानी पूरी वॉल में यही हम यानी स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करें, ये तो मैक्सिमम मूवमेंट के अगेंस्ट है। वो जो जो हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं, मूवमेंट कम होता जाता है। इसलिए हम मोस्टली प्रैक्टिस ये है कि टू हाइट्स तक हम बना लेते हैं। टू टाइप्स की हम स्टील प्रोवाइड करते हैं, एक है फॉर अपर हाफ के लिए, दूसरी फॉर लोअर हाफ के लिए। तो लोअर हाफ के लिए तो ये हमने जो डिज़ाइन की यही प्रोवाइड करेंगे। अपर हाफ के लिए हमने ये लेदर से 9 फीट डिस्टेंस के ऊपर मूवमेंट कैलकुलेट किया। ये 18 फुट डिस्टेंस पे मूवमेंट था, और ये अब 9 फुट पे मूवमेंट निकाला, उससे आर एन रो स्टील एरिया निकाला, मिनिमम के साथ कंपेयर किया, तो ये हमने सेकंड स्टील एरिया प्रोवाइड किया नंबर 4 एट द रेट ऑफ 8 इन सेंटर टू सेंटर, ये अपर हाफ के लिए। और नंबर 8 एट द रेट ऑफ 7 इंच, ये लोअर हाफ के लिए। उसके अलावा जो टेम्परेचर श्रिंकेज रेनफोर्समेंट है ये कैलकुलेट किया, इसको हमने 2 पे डिवाइड करके इसका 50% इंटीरियर फेस पे दिया, 50% एक्सटीरियर फेस पे। और सी पॉइंट में हमने इनकी डबल बार्स की रिक्वायरमेंट देखी कि भाई वर्टिकल बार की डबल लेंथ कितनी रिक्वायर्ड है, और वो हमने कह दिया कि क्योंकि नीचे हमने की इस तरह प्रोवाइड की हुई है कि स्टीम की रेनफोर्समेंट वो की में चली जाए। तो ये आपकी मेन स्टीम डिज़ाइन हो गया। ये लोअर हाफ के लिए स्टील है, अपर हाफ के लिए 4 नंबर 8 स्टील है, नंबर 4 एट द रेट ऑफ 8। और ये जो डॉटेड शो हो रही है ये हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट है, जो एक्सटीरियर फेस पे भी इंटीरियर फेस पे भी। और एक्सटीरियर फेस पे डॉटेड बार के अलावा ये जो मेन बार नज़र आ रही है, ये डॉटेड बार को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए नंबर 4 एट द रेट ऑफ 12 इंच हमने प्रोवाइड की। तो यहाँ तक हमने कर लिया था डिज़ाइन ऑफ स्टीम। नेक्स्ट 7 और 8 पॉइंट है डिज़ाइन ऑफ हील एंड टो। तो जो रिटेनिंग वॉल की बेस होती है, ये बेस टो प्रोजेक्शन के लिए अलग से डिज़ाइन होगी और हील प्रोजेक्शन के लिए अलग से डिज़ाइन होगी। रीज़न उसकी ये है कि ये जो हील है, हील के ऊपर आ रहा है बैक फिल का लोड, इसी तरह जो ऊपर सरचार्ज है ये भी हील के ऊपर इसका लोड आ रहा है, हील का जो सेल्फ वेट है ये भी। तो ये तीनों 90। ये जो तीनों लोड्स हैं, यानी सरचार्ज की वजह से, बैकफिल की वजह से और हील का सेल्फ वेट, ये तीनों ग्रेविटी लोड है, यानी डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। इसलिए हील के केस में टॉप पे टेंशन आएगी और बॉटम पे कंप्रेशन आएगी। दूसरी तरफ जो टो है, टो में जो मेन फोर्स है या मेन प्रेशर है वो सॉइल प्रेशर है, जो कि बॉटम से अपवर्ड लग रहा है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। और टो के ऊपर वाली साइड पे कोई जो है ना वो लोड नहीं है, कोई बैकफिल नहीं है। हाँ, टो का अपना सेल्फ वेट है जो डाउनवर्ड है, तो सेल्फ वेट डाउनवर्ड है और सॉइल प्रेशर अपवर्ड है। तो सॉइल प्रेशर ये डोमिनेंट है इसके सेल्फ वेट से। इसलिए टो के केस में टेंशन क्रिएट होगी बॉटम पे और कंप्रेशन क्रिएट होगी टॉप पे। इसलिए हील में और टो में फिनोमिना चेंज हो जाएगा। हील में टेंशन टॉप पे है, कंप्रेशन बॉटम पे है। टो में टेंशन बॉटम पे है, कंप्रेशन टॉप पे है। इसलिए इसको हमने सेपरेटली डिज़ाइन करना है। तो स्टार्ट करते हैं हील पे।
तो हील आपका ये एक प्रोजेक्शन है जिसकी लेंथ है 5 फीट 6 इंच, इसलिए मैक्सिमम मूवमेंट और मैक्सिमम शेयर की वैल्यू आएगी फेस के ऊपर, स्टिम फेस के ऊपर। तो ये आपने यहाँ पे एट द फेस ऑफ द स्पोर्ट टो के लिए मूवमेंट और शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसी तरह जो हील का सेल्फ वेट होगा या फिर बैकफिल का वेट होगा, इसको एज अ डेड लोड कंसिडर करेंगे, और जो सरचार्ज का लोड होगा उसको एज अ लाइव लोड लेंगे। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। अब आप देखें 18 ये हाइट है बैकफिल मटेरियल की, इंटू 5.5 ये हील प्रोजेक्शन है, यानी जितने लेंथ के ऊपर बैकफिल का वेट आ रहा है, इंटू 110 डेंसिटी ऑफ यूनिट वेट ऑफ रिटेन मटेरियल है, प्लस 1.5 ये हील थिकनेस है, 5.5 हील लेंथ है, प्रोजेक्शन है, इंटू 150 डेंसिटी ऑफ हील है, कंक्रीट है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1.2 से, क्योंकि इसको हम एज ए डेड लोड ले रहे हैं, प्लस सरचार्ज की वजह से जो शीयर क्रिएट होगी, वो सरचार्ज का 330 वैल्यू है, 330 ले लेंगे, सरचार्ज हाइट को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 की बजाय यहाँ पे 110 आएगा, इंटू 5.5 ये वो लेंथ है जिस लेंथ के ऊपर सरचार्ज का लोड आ रहा है। तो डिवाइडेड बाय 1000 किया तो आंसर जो है पाउंड में था तो किप में आ जाएगा 17.5 किप। ये शीयर की मैक्सिमम वैल्यू है जो फेस ऑफ स्पोर्ट के ऊपर आ रही है इन केस ऑफ हील। इसको आप L/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये मूवमेंट आ जाएगा एट फेस ऑफ वॉल 48.1 किप फिट। अब आप देखें जैसे स्टीम में तो हमने क्रिटिकल शेयर कैलकुलेट की थी डिस्टेंस डी पे, लेकिन हील पे हम क्रिटिकल शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं फेस के ऊपर, यानी डिस्टेंस डी पे कैलकुलेट नहीं कर रहे। उसकी रीज़न ये है कि हील के केस में हम ये जो बैक बॉटम पे सॉइल प्रेशर है इसको हमने निगलेक्ट करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। सॉइल प्रेशर को निगलेक्ट किया और बाकी सारे लोड ग्रेविटी लोड हैं, जिसकी वजह से जो हील की सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर जो है वो टेंशन क्रिएट हो रही है, कंप्रेशन क्रिएट नहीं हो रही। अगर सपोर्ट पे यानी एंड रीजन्स के ऊपर कंप्रेशन क्रिएट हो तो फिर हम क्रिटिकल शेयर लेते हैं डिस्टेंस डी फ्रॉम फेस ऑफ सपोर्ट। अगर एंड रीजन के ऊपर टेंशन क्रिएट हो तो फिर हम फेस के ऊपर ही क्रिटिकल शेयर कैलकुलेट करते हैं। The critical section for shear is usually at distance d from face of support when the reaction introduce compression into the end region of the member। ठीक है, यानी क्रिटिकल शेयर एट डिस्टेंस डी फ्रॉम फेस ऑफ सपोर्ट कब लेंगे, जब रिएक्शंस की वजह से कंप्रेशन क्रिएट होगी एंड रीजन पे। इन दिस केस यानी इन द केस ऑफ हील the critical section will be considered at the face of wall because tension develop in concrete not compression। इन टेंशन क्रिएट हो रही है, कंप्रेशन क्रिएट नहीं हो रही, इसलिए हम फेस पे ले रहे हैं। तो ये फेस पे वैल्यू है वी यू की, इसको कंपेयर किया 5 VC के साथ, तो 5 2 लैम्डा अंडर रूट ऑफ प्राइम बी डी। तो अच्छा डी आपने यहाँ लेना है 14.5, क्योंकि 18 इंच थिकनेस है हील की, उसमें 3.5 इंच कवर माइनस करना है, तो 14.5 रिमेनिंग डी रह जाएगा। तो ये देखें अब शेयर कैपेसिटी ऑफ हील कम है 14.3 है और अप्लाइड शेयर 17.2 है, ज़्यादा है। तो अब आपकी इट मीन्स के हील की थिकनेस को इंक्रीज करना पड़ेगा, ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो थिकनेस को हमने इंक्रीज किया। ये यूनिट रूल से हम रिक्वायर्ड डी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आया 17.4 इंच, इसमें आप 3.5 ऐड करें कवर, तो एटलीस्ट 20.9 इंच थिकनेस होनी चाहिए हील की। तो हमने कहा कि यूज़ बेस थिकनेस ऑफ 22 इंच, तो 22 इंच हमने थिकनेस ले ली। तो 18 इंच से गोया कि आपने 4 इंच मज़ीद थिकनेस को बढ़ाना है, 22 इंच लेनी है। तो 22 इंच थिकनेस होगी तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 माइनस 3.5 इंच, यानी 3.5 इंच कवर माइनस करेंगे तो ये फिर इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगा 18.5। अच्छा अब जो आपने थिकनेस हील की बढ़ाई तो ये पूरी बेस की थिकनेस बढ़ेगी, ये नहीं कि अब इसकी तो आप 22 इंच कर दें और टो की थिकनेस आप 18 इंच ही रहने दें, बल्कि आपने पूरी बेस की थिकनेस 22 इंच लेनी है।
तो अब थिकनेस फाइनल हो गई। अब आप ये जो मूवमेंट कैलकुलेट किया था 48.1, इस मूवमेंट को यानी 12,000 से मल्टीप्लाई किया और बी डी स्केयर से या 5 बी डी स्केयर से डिवाइड करके आर एन निकाल लें। टेबल में से रो की वैल्यू देखें और रो को बी डी से मल्टीप्लाई करके स्टील एरिया कैलकुलेट करें। अब ये स्टील एरिया जो आया है फॉर हील ये 0.6 इंच स्क्वायर है और मिनिमम फ्लेक्चर रेनफोर्समेंट है 0.0033 बी डी, तो ये 0.733 इंच स्क्वायर है। इट मीन्स के जो रिक्वायर्ड स्टील है वो मिनिमम फ्लेक्चरल स्टील से कम है, इसलिए मिनिमम फ्लेक्चरल स्टील हम प्रोवाइड करेंगे। तो वो आप दे देंगे जी यूज नंबर 6 बार एट द रेट ऑफ 7 इंच सेंटर टू सेंटर। ये आपने टॉप पे प्रोवाइड करना है, ठीक है, क्योंकि टेंशन टॉप पे है हील में, तो नंबर 6 एट द रेट ऑफ 7 इंच आपने टॉप पे दे देनी है। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी रखनी है? ये फ्री एंड से लेके एंड रीजन तक तो ये वैल्यू जाएगी। इसके बाद आगे आपने इसकी डेवलपमेंट लेंथ भी कैलकुलेट करनी है। जैसे देखें द डेवलपमेंट लेंथ फॉर नंबर 6 टॉप बार इज 35 इंच, देयरफॉर द बार मस्ट बी एक्सटेंड 3 फीट इनटू द टो ऑफ द बेस। तो ये यहाँ से यानी एंड रीजन से 3 फुट मजीद आपने एक्सटेंड करनी है टो साइड पे। तो ये आपकी मेन रेनफोर्समेंट होगी फॉर हील। अच्छा, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए मिनिमम आपने नंबर 4 एट द रेट ऑफ 12 इंच बारें ये दे दी, ये जो आपको यहाँ पे डॉटेड शो होंगी। तो ये हो गया जी हमारा हील डिज़ाइन। उसके बाद नेक्स्ट है डिज़ाइन ऑफ टो। डिज़ाइन ऑफ टो, टो में सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होगा। वो इस तरह के टो पे जो मेन लोड आएगा वो ड्यू टू सॉइल प्रेशर आएगा, जिसकी वैल्यू जो है ना वो अपवर्ड है। तो मैक्सिमम यहाँ पे है फ्री एंड के ऊपर, और जो जो हम इनर साइड पे आते हैं तो ये वैल्यू कम होती जाती है। ये अपवर्ड है और टो का जो अपना सेल्फ वेट है ये डाउनवर्ड है। ये दोनों आप एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो इस केस में टो के एंड रीजन के ऊपर यानी यहाँ पे कंप्रेशन क्रिएट होगी, यानी एक फोर्स अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, उसकी वजह से वो सपोर्ट को जो है कंप्रेस करेंगे। इसलिए टो के केस में जो हमने क्रिटिकल शियर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो फेस पे नहीं करनी जैसे हमने हील पे फेस पे की थी, बल्कि टो के केस में क्रिटिकल शियर की वैल्यू हमारी डिस्टेंस डी फ्रॉम फेस ऑफ सपोर्ट होगा। ठीक है, तो अब आप देखें 3 फीट 6 इंच टोटल है, इसमें से डी माइनस एन करें यानी 18.5 इंच माइनस करें तो ये वैल्यू रह जाएगी 1.96, यानी 3 फीट 6 इंच माइनस 18.5 इंच, तो ये हो जाएगा 1.96 फिट। तो यहाँ पे आपने शेयर कैलकुलेट करनी है। तो शेयर कैलकुलेट करने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो आपकी सॉइल प्रेशर फिगर बनेगी, ये ट्रिपोहेड्रल जो शेडेड शो हो रही है, ये आपने इसका एरिया कैलकुलेट करना है यानी 3.13, ये सिमिलर ट्रायंगल से कैलकुलेट होगी 2.62, तो इसका एरिया निकाल लें। अच्छा, ये प्रेशर है तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1.6 के साथ, ओवरलोड फैक्टर 1.6। तो ये देखें 1.6 3.13 प्लस 2.62 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.96, ये एरिया ऑफ ट्रिपोहेड्रल है। इसमें माइनस क्या होगा, जो हील का सेल्फ वेट है 1.96 फिट लेंथ के लिए, तो हील की थिकनेस 22 इंच, ठीक है, इंटू डेंसिटी इंटू 1.96 और फैक्टर 1.2, क्योंकि ये डेड लोड कंसिडर होगा तो इसको ओवरलोड फैक्टर 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू आएगी 8.37, जो कि 14.3 से कम है। इट मीन्स के हील के लिए जो हमने थिकनेस कैलकुलेट की थी वही टो को सेटिस्फाई करेगी। दूसरी चीज टो के केस में मूवमेंट कैलकुलेशन है। तो जो क्रिटिकल मूवमेंट होगा टो में वो फेस ऑफ टो पे होगा, ठीक है जी, मैक्सिमम। तो फेस ऑफ टो पे आपने सिमिलर ट्रे एंगल से ये वैल्यू कैलकुलेट की सॉइल प्रेशर की, ये 2.22 आई। जैसे डिस्टेंस डी के ऊपर वैल्यू थी 2.62 और फेस पे वैल्यू आई 2.22, तो 3.13 और 2.22 ये एक ट्रिपोहेड्रल बन जाती है। इस ट्रिपोहेड्रल को आपने रेक्टेंगल में और ट्राई एंगल में कन्वर्ट करना है, और इस रेक्टेंगल का एरिया और इसका मूवमेंट लेना है अबाउट एंड रीजन, और इसी तरह ट्राई का एरिया और फिर इसका मूवमेंट लेना है एट एंड रीजन। तो ये सॉइल प्रेशर की वजह से मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा।
इस मूवमेंट में से आपने माइनस करना है जो टो के सेल्फ वेट की वजह से मूवमेंट आएगा, क्योंकि ये मूवमेंट आएगा क्लॉकवाइज, जो सॉइल प्रेशर की वजह से मूवमेंट आएगा क्लॉकवाइज। और ये जो आपका टो की वजह से मूवमेंट क्रिएट होगा ये काउंटर क्लॉकवाइज होगा, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो आप ये देखें, ये फर्स्ट मूवमेंट है ड्यू टू सॉइल प्रेशर में रेक्टेंगल की वजह से, WL²/2 ये वैल्यू, ठीक है, 2.22 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.5 स्क्वायर, प्लस ये जो मूवमेंट है ये ड्यू टू ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल का एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ट्राइंगल का एरिया है, और ये उसके बाद एरिया का लीवर आर्म है, यानी मूवमेंट है 2/3 ऑफ 3.5। तो इससे आपने टोटल मूवमेंट कैलकुलेट किया ड्यू टू सॉइल प्रेशर, फैक्टर 1.6 से मल्टीप्लाई किया, माइनस क्योंकि ये क्लॉकवाइज है और ये काउंटर क्लॉकवाइज है इसलिए इसको माइनस कर दिया 1.2, ये ओवरलोड फैक्टर है। उसके बाद ये 22 इंच थिकनेस की वजह से जो मूवमेंट आया है वो मूवमेंट की वैल्यू है। तो इससे जो आपके पास वैल्यू कैलकुलेट होगी मूवमेंट की वो 25.7 की फिट है। इस मूवमेंट को आपने उसी तरह आर एन यहाँ से निकालना है। तो ये देखें आर एन, फिर रो कैलकुलेट किया टेबल में से, स्टील एरिया कैलकुलेट किया, तो ये वैल्यू मिनिमम फ्लेक्चर स्टील से कम आई, यानी 0.377 रिक्वायर्ड है, मिनिमम है 0.733। तो 0.733 आपने प्रोवाइड करना है। इसी तरह जैसे हील के लिए निकला था नंबर 6 एट द रेट ऑफ 7 इंच, इसी तरह टो में भी नंबर 6 एट द रेट ऑफ 7 इंच आप प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये जो है ना ये बॉटम पे आएगा, टो वाली स्टील टॉप पे थी, हील वाली स्टील टॉप पे थी, टो वाली स्टील अब आपकी बॉटम पे आएगी। इसके ऊपर नंबर 4 एट द रेट ऑफ 12 इंच डॉटेड बार आपने मिनिमम प्रोवाइड करनी। टो के लिए भी आपने डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट करनी है, ये 25 इंच है। इट मीन्स के टो जहाँ एंड हो रही है वहाँ से आपने कम से कम 2 फुट मजीद आगे जाना है। तो ये जी आपकी रिटेनिंग वाल की डिटेलिंग कंप्लीट होगी। इसी तरह जब हम की प्रोवाइड करते हैं तो की को भी आरसीसी बनाने के लिए इसमें भी 2 बारें दे देते हैं, नंबर 4 की या नंबर 5 की, ताकि जो ना ये की में अगर कोई लोड की वजह से क्रैक्स आए तो ये स्टील उसको रेजिस्ट कर सके। तो ये हमारी रिटेनिंग वाल कंप्लीट होगी। लास्ट 2 पॉइंट है 9 और 10 कि shear key way between wall and footing. In construction, retaining wall of footing is cast first and then wall is cast on top of the footing at a later date. तो पहले हम ये फुटिंग पैड का इसकी कास्टिंग करेंगे, फिर बाद में हमने स्टीम की कास्टिंग करनी है, ताकि इनका जॉइंट आपस में मोनोलिथिक ना हो, और दरमियान में शीयर की वे प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है जी, और या फिर सरफेस को रफ कर देते हैं ताकि ये बिल्कुल ही फिक्स ना हो जाए पैड और फुटिंग, पैड और स्टीम। और इसी तरह 10 पॉइंट है कि प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ बैकफिल इज एसेंशियल इन दिस डिजाइन बिकॉज अर्थ प्रेशर यूज इज फॉर ड्रेन्ड बैकफिल। वीप होल शुड बी प्रोवाइडेड इन द वॉल 4 इंच इन डायमीटर एंड स्पेस्ड एट 5 फीट इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन, ताकि रिटेनिंग वॉल के ऊपर जो एक्स्ट्रा कोई वाटर का प्रेशर ना आ जाए, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ना आ जाए, उसके लिए हम रिटेनिंग वॉल के अंदर वीप होल्स दे देते हैं, ताकि जो कोई पानी पेनिट्रेट अगर कर भी जाए बैकफिल में तो वो वीप होल्स के ज़रिए से उसकी ड्रेनेज होती रहे। तो ये आपका जी कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल का जो टॉपिक था एग्जांपल वो कंप्लीट हो गई। देखें लास्ट हमारा एक टॉपिक है रिटेनिंग वॉल के ही, उसमें आएगा बेसमेंट वॉल। बेसमेंट वॉल भी क्योंकि एज अ रिटेनिंग वॉल ही एक्ट करती है। So it is common practice to assume that basement walls span vertically between basement floor slab and first floor slab. Two possible cases of design should be investigated for the basement wall. तो बेसमेंट वॉल के केस में टू पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट ये है कि व्हेन द वॉल ओनली हैज बीन बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द बेसमेंट फ्लोर स्लैब and the wall will be subjected to lateral earth pressure with no vertical load except its own weight. The wall in this case is act as a cantilever and adequate reinforcement should be provided for a cantilever wall design. ये फर्स्ट केस है जो अभी हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर बेसमेंट वॉल इस तरह की है कि बेसमेंट के ऊपर सिर्फ बैकफिल का प्रेशर आ रहा है या फिर उसका अपना सेल्फ वेट आ रहा है,
इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर का या फर्स्ट फ्लोर का या कोई और लोड बेसमेंट वाल के ऊपर नहीं आ रहा, तो उस केस में हम बेसमेंट वाल को एज अ कैंटिलीवर कंसिडर करेंगे। और जैसे कैंटिलीवर की हमने कैलकुलेशन की, उसी तरह बेसमेंट वाल की कैलकुलेशन होगी। ये जो केस है ये दोनों कॉमन नहीं है। सेकंड केस ये कॉमन है कि जब when the first floor and other floor slab have been constructed and the building is fully loaded, and the wall in this case will be designed as propped cantilever subjected to earth pressure and to vertical load. बेसमेंट वाल के केस में जो मोस्ट कॉमन केस है वो क्या है कि बॉटम पे इसका जॉइंट फिक्स है विद बेसमेंट फ्लोर, और टॉप पे जो फर्स्ट फ्लोर होगा या ग्राउंड लेवल पे जो फ्लोर होगा ये इसको एज अ लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जैसे ये हिंज बन गई या रोलर बन गई, तो इसको कहेंगे कि ये एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बन गया। प्योर कैंटिलीवर नहीं है, बल्कि ऊपर लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करने की वजह से इसमें लेटरल डिफ्लेक्शन नहीं हो सकती। ये एंड फ्री नहीं है इसका, टॉप का एंड फ्री नहीं है, बल्कि टॉप पे ये लेटरली उसको फ्लोर मूव नहीं होने देगा। तो ये केस बन जाता है प्रॉप्ड कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल का। इसको हमने यानी डिज़ाइन करना है। In addition to drainage, a waterproofing or damp-proofing membrane must be laid or applied to the external face of the wall. The ACA code specifies that minimum thickness of an exterior basement wall and its foundation is 7.5 inch. In general, the minimum thickness of bearing wall is 1/25 of supported height or length, whichever is shorter or 4 inch. तो कॉमन प्रैक्टिस यही है कि बेसमेंट वाल की जो थिकनेस है 7.5 इंच से कम नहीं लेते इसकी, यानी फुटिंग की थिकनेस भी और वाल की थिकनेस भी। अब इस वाल को हमने डिज़ाइन करना है, तो ये एग्जांपल है 14.3। डिटरमिन द थिकनेस एंड नेसेसरी रेनफोर्समेंट फॉर बेसमेंट रिटेनिंग वॉल शोन इन फिगर 14.16। गिवन डाटा में है वेट ऑफ बैकफिल, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन, FC प्राइम एंड FY। तो ये आपको गिवन है बेसमेंट वॉल की जो यानी हाइट है 10 फुट इसकी हाइट है बैकफिल की, और 10 फुट के अंदर ही 6 इंच जो है वो फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर जिसे हम कहेंगे। तो अब आप देखें कि अब इसको एज हम प्रॉप्ड कैंटिलीवर कंसिडर करेंगे, तो बॉटम पे फिक्स एंड होगा, यानी सपोर्ट ए फिक्स होगी और सपोर्ट बी ये रोलर सपोर्ट होगी। तो सपोर्ट बी कहाँ होगी, यानी ये 6 इंच के सेंटर पे हम सपोर्ट ले लेते हैं। तो जब हम बैकफिल का प्रेशर कैलकुलेट कर रहे होंगे उस वक्त हमने हाइट लेनी है 10 फुट। ठीक है जी, लेकिन जब आगे इसको प्रॉप्ड कैंटिलीवर बना के मूवमेंट कैलकुलेशन करेंगे उस केस में इसकी हाइट होगी 9.75 फीट, यानी 10 फुट में से आपने 3 इंच मेहनत करना है, हाफ ऑफ 6 इंच मेहनत करना है, क्योंकि सपोर्ट मिडल पे एक्ट करेगी। तो मूवमेंट कैलकुलेशन के लिए 9.75 फीट हाइट लेनी है, और सॉइल प्रेशर कैलकुलेशंस के लिए, ये सरचार्ज प्रेशर कैलकुलेशन के लिए हाइट लेनी है 10 फीट। अब आप देखें कि इसमें कौन कौन से प्रेशर आ रहे हैं, उन प्रेशर के अगेंस्ट फिर हम इसको डिज़ाइन करेंगे। यूनिट लेंथ के लिए हम वॉल डिज़ाइन करेंगे जैसे आमतौर पे हम रिटेनिंग वॉल के लिए करते हैं। अगर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 35 डिग्री है जो कि गिवन था, उससे आप कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव प्रेशर कैलकुलेट करें 0.271, एंड द हॉरिजॉन्टल प्रेशर एट द बेस इज CAWH। तो प्रेशर यानी मैक्सिमम प्रेशर ड्यू टू बैकफिल क्या होगा, CAW इंटू H। W यूनिट वेट ऑफ डेंसिटी है, H हाइट है, और CA कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव प्रेशर है। तो ये वैल्यू आई 0.3 की पर स्क्वायर फीट। ये मैक्सिमम वैल्यू है जो कि बॉटम पे एक्ट करेगी, यानी फिक्स स्पॉट के ऊपर। और इस तरह ये ट्राई एंगुलर वेरी करेगा सॉइल प्रेशर। ऊपर 0 है, जो जो हम नीचे आएंगे तो इंक्लाइंड ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, यहाँ आके मैक्सिमम हो जाएगी। ये तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। टोटल वैल्यू कितनी होगी, वो HA आप एरिया ऑफ ट्रायंगल लें, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस कितनी है 0.271 इंटू
0.110 इंटू 100 इंटू 10 है, और 10 मजीद आपका हाइट हो जाएगी, इसलिए यानी CAWH² 2 होगा ना, तो H² यहाँ पे 100 बन जाता है। तो ये वैल्यू 1.49 की परफेक्ट ऑफ वॉल आ गई। तो ये मैक्सिमम प्रेशर है, ये टोटल प्रेशर है ड्यू टू बैकफिल। तो ये टोटल प्रेशर कहाँ एक्ट कर रहा है, H/3 फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम द बेस। ठीक है जी, यहाँ पे एक्ट कर रहा है H/3 फ्रॉम बेस। सेकेंड प्रेशर है ड्यू टू सरचार्ज। अगर हम सरचार्ज वेट कंसिडर करते हैं 200 पाउंड पर स्क्वायर फीट, तो सरचार्ज हाइट निकालें 200 डिवाइडेड बाई 110, 1.82। इस सरचार्ज हाइट से फिर मैक्सिमम सरचार्ज प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, CAW इंटू HS, ये आएगा 0.054 की पर स्क्वायर फीट। अच्छा, ये सरचार्ज का जो प्रेशर है ये कांस्टेंट वेरी करेगा, लीनियरली चेंज नहीं होगा, बल्कि ये रेक्टेंगुलर इसमें चेंज आएगी। तो अब आप देखें, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी बॉटम पे और टोटल वैल्यू आएगी मिडल पे जो 0.54 है, यानी H/2 फ्रॉम द बेस है। तो ये 0.054 और ये 1.54 नहीं है, ये 0.54 है ये वैल्यू। ये तो दो प्रेशर हो गए। तीसरा प्रेशर है जो वाटर का है। इन द प्रीसीडिंग कैलकुलेशन इट इज अज्यूम्ड दैट द बैकफिल इज ड्राई, but it is necessary to investigate the presence of water pressure behind the wall. The maximum water pressure occur when the whole height of the basement wall is subjected to water pressure. वैसे तो मोस्टली हम बैकफिल को ड्राई लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कहीं बाद में किसी तरह से पानी पेनिट्रेट कर जाता है, उस केस में उसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बेसमेंट वॉल के ऊपर आएगा, जिसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए प्रेशर ड्यू टू वाटर की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, W इंटू एच। डब्ल्यू इसमें यूनिट वेट ऑफ वाटर है जो 62.5 पाउंड पर क्यूबिक फीट होती है, इंटू एच हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल है 625। ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई बॉटम पे, और टोटल वैल्यू WH²/2 3.125 ये आ गई उसके सेंट्राइड पे। ये भी इसी तरह जैसे सॉइल प्रेशर का वेट चेंज हो रहा है, इनक्लाइंडली बढ़ रहा है, ऐसे वाटर का प्रेशर भी ट्रायंगुलरली चेंज होता है। ठीक है जी। अच्छा, ये वैल्यू तो मैक्सिमम है कि जब रिटेनिंग वॉल पर यानी फुल वाटर प्रेशर हो, लेकिन हम आमतौर पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम प्रेशर की वैल्यू पूरी नहीं लेते, जो वाटर की है। The maximum pressure may not be present continuously behind the wall. Therefore, if the ground is intermittently wet, a percentage of preceding pressure may be adopted, say 50%. तो हम वाटर प्रेशर जो कैलकुलेट किया है इसकी गोया के 50% अमाउंट लेते हैं, कंसिडर करते हैं। तो 50% का मतलब ये है कि ये 625 है मैक्सिमम वैल्यू, इसकी हाफ हो जाएगी। ठीक है, यानी 312.5 कह लें, यानी 0.31 आ गई कीप में। और जो टोटल प्रेशर वैल्यू है ड्यू टू वाटर 3.125, इसकी भी हाफ कर देंगे तो ये 1.56 आ जाएगी। तो अब आपकी गोया के रिटेनिंग वॉल के ऊपर 3 टाइप्स के प्रेशर आ गए। ये रेक्टेंगल है, फर्स्ट प्रेशर ड्यू टू सरचार्ज है जो कि कांस्टेंट है, मैक्सिमम वैल्यू बॉटम पे है और टोटल वैल्यू सेंटर पे है। सेकंड प्रेशर ड्यू टू वाटर, ये वाटर की वजह से प्रेशर है 0.31 बॉटम पे और टोटल वैल्यू सेंट्राइड और ट्रायंगल पे 1.56। थर्ड वैल्यू प्रेशर ड्यू टू सॉइल है 0.3 बॉटम पे और 1.49 सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल के ऊपर। अब इन तीनों वैल्यूज की वजह से बीम है हमारा, यानी रिटेनिंग वॉल है प्रॉप्ड कैंटिलीवर, एक एंड फिक्स है, एक एंड रोलर है, और उस बीम के ऊपर यानी रेक्टेंगुलर लोड भी आ रहा है और दो तरह के ट्रायंगुलर लोड भी आ रहे हैं। अब आपने इन तीनों लोड्स के अगेंस्ट यानी इस बेसमेंट वॉल के लिए मैक्सिमम मूवमेंट नेगेटिव भी और पॉजिटिव मूवमेंट भी कैलकुलेट करना है। अब देखें मूवमेंट कैलकुलेशन। आगे मूवमेंट कैलकुलेशन है, मूवमेंट जब कैलकुलेट हो जाएगा उससे फिर हम उसकी थिकनेस और रिटेनिंग वॉल की जो यानी स्टील है वो कैलकुलेट करेंगे।
अब देखें मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए ये बुक है नदीम हुसैन की बुक। इस बुक के आखिर में ना उसने वैल्यूज दी हुई हैं, तो मैं एक मिनट आपको खोल के दिखा देता हूँ। डिफरेंट जो स्पैन लेंथ और फिगर्स के लिए बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स कैलकुलेट किया है। तो अब उसमें जो हमारा केस बनता है उस केस के मुताबिक हम देख लेते हैं कि भाई क्या वैल्यू हम लेंगे। ये स्लाइड शो हो रही है भाई बुक की? यस सर, हो रही है। ये टेबल C3 लिखा हुआ है, नजर आ रहा है? यस सर। अच्छा, अब आप देखें इसमें ये डिफरेंट फिगर्स के लिए बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स डायग्राम उनकी वैल्यूज गिवन है। अच्छा, एक तो हमारा ये केस है कि जिसमें ए स्पॉट फिक्स है और बी स्पॉट जो है वो रोलर है और ऊपर यूनिफॉर्म लोड अप्लाई हो रहा है। उस केस में जो फिक्स मूवमेंट होगा ए के ऊपर वो आपने लेना है WL/2। W इसमें टोटल लोड है, ठीक है, WL/8, 2 नहीं, WL/8 ये फिक्स एंड मूवमेंट है। अच्छा, अगर फिगर यही हो लेकिन ट्रायंगुलर लोड हो, उस केस में फिर मूवमेंट की वैल्यू क्या होगी? 2/15 इंटू WL। 2/15 को आप कह सकते हैं 1/7.5 यानी WL/7.5। अब इसको हम अपने केस में देखते हैं। हमारे सर केस ये में माइनस भी लगाएंगे सर? नेगेटिव मूवमेंट है ना, ठीक है, अच्छा। बस माइनस इसीलिए शो किया हुआ है कि आपको आइडिया हो जाए कि मूवमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बाकी आप यूज़ ना करें लेकिन आपको इसकी सेंस होनी चाहिए कि वो मूवमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब आप देखें हमारे केस में जो तो सरचार्ज की वजह से लोड है वो यूनिफॉर्म है, तो सरचार्ज के लिए फार्मूला यूज़ होगा WL/8 और बैकफिल के लिए और वाटर के लिए फार्मूला यूज़ होगा WL/7.5। ठीक है जी, तो ये वाटर की वजह से टोटल प्रेशर ड्यू टू वाटर 1.56, टोटल प्रेशर ड्यू टू सॉइल 1.49 इंटू L 9.75। ठीक है, मोमेंट कैलकुलेशन में अब आपने 10 यूज़ नहीं करना, 9.75 यूज़ करना है, डिवाइडेड बाय 7.5 यानी WL/7.5 प्लस 0.54 सरचार्ज टोटल प्रेशर इंटू L/8। इन सब को मल्टीप्लाई करना है 1.6 के साथ। ठीक है, कि जितने भी प्रेशर हैं ये ओवरलोड फैक्टर इनके साथ 1.6 होगा। तो ये आप देखें मूवमेंट कैलकुलेट हो गया 7.4 की फिट। ये नेगेटिव मूवमेंट है जो के फिक्स स्पॉट के ऊपर है। तो पहली चीज़ आपने कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट अब हमने पॉजिटिव मूवमेंट कैलकुलेट करना है। उसके लिए तो एक्स पॉइंट ऑफ जीरो शेयर लोकेशन कैलकुलेट करने के बाद इस लोकेशन पे आपने मूवमेंट कैलकुलेट करना है MC, ये पॉजिटिव मूवमेंट होगा। तो उसी तरह आप इक्वेशन बनाएं यानी RB 1.3 इंटू 4.3, ये मूवमेंट क्रिएट होगा इसमें काउंटर क्लॉकवाइज, और सरचार्ज की वजह से मूवमेंट और वाटर की वजह से मूवमेंट, सॉइल प्रेशर की वजह से मूवमेंट, ये सारे उसके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसलिए इनके साथ साइन लगेगा माइनस। ठीक है, ये देखें 1.3 इंटू 4.3, इसके बाद -1.6 ये फार्मूले का है, और ये सरचार्ज की वजह से प्रेशर है यानी जो रेक्टेंगल है। अच्छा, इसमें सिर्फ एक चीज़ है कि 4.3 में ऐड किया हुआ है 0.25, ये वही 3 इंच है। कि जब मैंने बताया ना कि जब हम प्रेशर लेते हैं तो प्रेशर के लिए हमने टोटल हाइट 10 लेनी होती है और बाकियों के लिए हम 9.75 लेते हैं मूवमेंट कैलकुलेशन के लिए। तो अब आपने जो हाइट 9.75 ली उसमें 3 इंच आपने ऐड करना है जब आपने पॉजिटिव मूवमेंट लोकेशन कैलकुलेट कर पॉजिटिव मूवमेंट निकालना है। तो ये 3 इंच को आप 12 पे डिवाइड करें तो ये 0.25 आ जाएगा। तो ये WL²/2 ये रेक्टेंगल की वजह से मूवमेंट है, और बाकी ट्रायंगल की वजह से जो मूवमेंट आएगा उसका उसी तरह सिमिलर ट्रायंगल से y निकाल लेंगे और फिर हाफ बेस इनटू हाइट से ट्रायंगल का एरिया लेंगे और फिर इस एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ लीवर आर्म के साथ जो कि x/3 होगा यानी 0.45 इंटू 0.25 इंटू 4.3 डिवाइडेड बाई 3। तो
यानी मेन कंसेप्ट आप समझ लो। अब दो मोमेंट आपके पास आ गए, मैक्सिमम नेगेटिव 7.4 और मैक्सिमम पॉजिटिव 3.17। अब इन मोमेंट्स के अगेंस्ट आप इसकी स्टील डिज़ाइन करेंगे। स्टील निकालने से पहले हमने इसकी थिकनेस भी कैलकुलेट करनी है बेसमेंट वॉल की। तो अब देखें कि अगर हम अज्यूम करते हैं कि 1% स्टील है, तो उस 1% स्टील के अगेंस्ट आर एन निकालें, वो आर एन की वैल्यू यहाँ पुट करें, यानी ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, आर एन इज इक्वल टू एम यू और 5 BD²। तो डी एक तरफ ले जाएं, बाकी सारी टर्म एक तरफ ले जाएं। तो ये देखें रिक्वायर्ड डी आएगा 4.72, इसमें कवर ऐड करेंगे तो ये रिक्वायर्ड थिकनेस रिक्वायर्ड है 6.47। और फर्स्ट यहाँ पे हमने पढ़ा था कि कॉमन प्रैक्टिस ये है कि मिनिमम थिकनेस लेते हैं हम 7.5 इंच, ठीक है। रिक्वायर्ड है 6.47, इसलिए हमने 7.5 इंच थिकनेस स्लैब की ले लेनी है, रिटेनिंग वॉल की। इसमें से 1.75 कवर माइनस करें तो डी आ जाएगा। अब आपने जो आर एन नेगेटिव है, मूवमेंट नेगेटिव है, यानी नेगेटिव मूवमेंट 7.4, उससे आर एन निकाल लें, ठीक है। और आर एन से टेबल में से जाके रो कैलकुलेट करें, उसको वीडी से मल्टीप्लाई करके स्टील एरिया निकाल लें और इसको मिनिमम फ्लेक्चर एनफोर्समेंट के साथ कंपेयर करें। ये जो स्टील एरिया आया है इसके अगेंस्ट अब आप बार नंबर और इसकी स्पेसिंग फाइंड आउट कर लें। तो ये आ गया जी नंबर 5 बार एट द रेट ऑफ 10 इंच सेंटर टू सेंटर। इस तरह सेकेंड जो पॉजिटिव मोमेंट है 3.17, इस मोमेंट के लिए भी आर एन कैलकुलेट करें, रो निकालें, रो से स्टील एरिया निकालें और मिनिमम वैल्यू के साथ इसको कंपेयर करें। अब ये देखें पॉजिटिव मोमेंट क्योंकि कम था, उसके लिए जो स्टील रिक्वायर्ड था वो मिनिमम वैल्यू से भी कम रिक्वायर्ड था, इसलिए हमने मिनिमम फिर प्रोवाइड करना है, यानी नंबर 4 एट द रेट ऑफ 10 इंच सेंटर टू सेंटर। तो ये अब आपकी नेगेटिव स्टील है नंबर 5 एट द रेट ऑफ 10 इंच, ये पॉजिटिव स्टील है नंबर 4 एट द रेट ऑफ 10 इंच। अब आपने कहाँ कहाँ इनको प्रोवाइड करना है वो जरा थोड़ा समझ लें। ये देखें बेसमेंट वॉल में नेगेटिव मूवमेंट का मतलब ये है कि टेंशन आपकी ये बाहर वाले फेस के ऊपर होगी जो कि टुवर्ड्स बैकफिल है और कंप्रेशन अंदर होगी। और पॉजिटिव मूवमेंट का मतलब ये है कि आपकी टेंशन इनर फेस पे होगी, कंप्रेशन आउटर फेस पे होगी। इसलिए जो नेगेटिव स्टील आपने डिज़ाइन किया नंबर 5 एट द रेट ऑफ 10 इंच, ये आपने एक्सटीरियर फेस के ऊपर प्रोवाइड करना है, सही है, जो कि बैकफिल की तरफ फेस है। और इसकी लेंथ कितनी लेनी है वो आपने नेक्स्ट स्टेप में डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट की, तो वो डेवलपमेंट लेंथ बनती है 14 इंच। सो देयरफॉर एक्सटेंड द मेन बार टू डिस्टेंस 3.5 फीट। तो यानी आपने ये वाली जो नंबर 5 एट द रेट ऑफ 10 इंच देनी है, इसकी लेंथ फेस से 3.5 फुट होनी चाहिए। अच्छा, 3.5 फुट के बाद फिर आपने मिनिमम बार ऐसे ही नंबर 4 एट द रेट ऑफ 12 इंच दे दी, ठीक है जी। लेकिन जो डिज़ाइन किया है वो सिर्फ यहाँ तक होगी, 3.5 फुट तक कट कर देंगे। उसके बाद जो पॉजिटिव स्टील थी यानी नंबर 4 एट द रेट ऑफ 10 इंच, ये अपने इनर फेस के ऊपर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द वॉल प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट है ये अब पॉजिटिव आपकी मेन स्टील आपकी ये होगी नंबर 5 एट द रेट ऑफ 10 इंच जो कि 3.5 फुट तक है और एक्सटीरियर फेस के ऊपर है, और इंटीरियर फेस पे नंबर 4 एट द रेट ऑफ 10 इंच है जो पूरी लेंथ में है। इसके अलावा जो आपको ये डॉटेड नज़र आ रहे हैं ये टेम्परेचर बार है, जो कि आपने लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट निकालनी है मिनिमम स्टील रेशियो 0.002 से, यानी 0.002 BH। तो ये नंबर 4 एट द रेट ऑफ 12 इंच ऑन ईच साइड ऑफ द वॉल है। तो ये आपने डॉटेड बारें यहाँ पे शो कर दी। तो ये जी हमारी बेसमेंट वॉल थी जिसमें हमने प्रेशर कैलकुलेट किए सरचार्ज की वजह से, बैकफिल की वजह से, वाटर की वजह से। उन प्रेशर्स के अगेंस्ट फिर इसको एज अ प्रॉप कैंटिलीवर लेके नेगेटिव मोमेंट निकाला, फिर पॉइंट ऑफ जीरो शेयर कैलकुलेट करके उसका पॉजिटिव मोमेंट निकाला, और जो इन दोनों में से मैक्सिमम मोमेंट है यानी नेगेटिव मोमेंट, उसको यूज़ करते हुए इसकी थिकनेस कैलकुलेट की वॉल की। और फिर नेगेटिव मोमेंट के लिए स्टील डिज़ाइन किया अलहदा से, पॉजिटिव मोमेंट के लिए अलहदा से स्टील डिज़ाइन किया, और उसके बाद टेम्परेचर बार दे दिए दोनों फेसिस के ऊपर जो कि डॉटेड शो हो रही है।
क्लियर हो गई भाई ये बात? कोई बात इसमें ना समझ आई हो तो पूछ लें। लास्ट में द बेंडिंग मोमेंट एट द बेस ऑफ द वॉल इज क्वाइट हाई, इट मे रिक्वायर अ थिक वॉल स्लैब, फॉर एग्जाम्पल 12 इंच और मोर, इन दिस केस अ हंच में बी अडॉप्टेड एज शोन इन फिगर। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर बेसमेंट वॉल की लेंथ या हाइट ज़्यादा आती है और प्रेशर ज़्यादा आ रहा है उसके ऊपर, ये वर्टिकल सरचार्ज लोड ज़्यादा आ रहा है और ज़्यादा थिकनेस हमें रिक्वायर्ड है 12 इंच से भी ज़्यादा, उस केस में फिर हम हंच प्रोवाइड कर सकते हैं बॉटम पे। इस हंच का फ़ायदा ये होगा कि रिटेनिंग वॉल की जो थिकनेस है वो कम हमें रिक्वायर्ड होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 12 इंच का आप ये हंच देते हैं तो स्पैन लेंथ गोया कि आपका 1 फीट कम हो जाएगा, और स्पैन लेंथ कम होने की वजह से मूवमेंट कम आ जाएगा। दिस solution will reduce the thickness of wall because it will be designed for the movement at the second exactly above the hinge। तो अब आपने यहाँ से स्पैन लेंथ नहीं लेना बल्कि हंच के एंड से आपने स्पैन लेंथ लेना है। तो गोया कि आपकी ये वाली इतना स्पैन लेंथ आपका कम हो जाएगा अगर हंच प्रोवाइड करते हैं। The basement slab may have a thickness greater than the wall thickness and may be extend outside the wall by about 10 inch or more as required। ये जो बेसमेंट स्लैब है आपकी, ये लाजमी नहीं है कि जहाँ पे आपकी बेसमेंट वॉल एंड हो रही है वहाँ पे ये भी एंड हो, बल्कि ये आगे भी एक्सटेंड हो सकती है अगर यहाँ पे किसी और की प्रॉपर्टी नहीं है तो। और बेसमेंट स्लैब की थिकनेस जो है वो भी वॉल थिकनेस से कम या ज़्यादा हो सकती है।